है। ऑल ओके। चलिए, तो सेशन आज का जो रहेगा बेटा, आज का सेशन रहेगा संविधान कैसे हमने बनाया, उसका डेवलपमेंट। ऑल ओके है, ठीक है भाई। प्रियांशु, सचिन, करण मिश्रा जी, ऑल ओके। सुमित गोस्वामी, गुड इवनिंग मनीष, मयंक एंड निखिल, सभी लोग ठीक हैं। चलिए, तो मेरे को ये बताओ, कल वाली क्लास आप लोगों ने ली थी? कल वाली क्लास आप लोगों ने ली थी? अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं की थी प्रवीण, तो अभी आज क्लास के बाद एक बार रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। आज देवव्रत जी, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है बेटा, करते हैं फिर जल्दी से स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है भाई? वो हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास, है ना। संवैधानिक विकास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब ये क्या है? इसके अंदर हमको पढ़ना होगा एक्ट्स। एक्ट का मतलब क्या होता है? संवैधानिक विकास अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है बेटा? मतलब हम लोगों ने, हमारा जो संविधान है, ओके, तो जिन लोगों ने कल क्लास नहीं की थी, एक बार वो वाली क्लास जरूर कंप्लीट कर लेना। इस क्लास के बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना 1 आवर बैठ के, कभी भी जब टाइम मिल जाए। उज्जवल, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप एक बार वो क्लास कंप्लीट कर लेना। तो संवैधानिक विकास, अब जो संवैधानिक विकास होता है भाई, उसका मतलब किस चीज से है? मतलब हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, ऐसे तो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका बिटवीन कब हुआ है? 1946 टू 1950 चलता रहा है। 1949 तक कंप्लीट हो गया था। बट एक्चुअली इसका जो बेस है, ये जो हमने संविधान बनाया, जय हिंद जय हिंद, इसका जो बेस है वो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? ब्रिटिश इंडिया के टाइम से स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया था? ब्रिटिश इंडिया से ही कुछ ना कुछ नियम कानून देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहीं से करेंगे। जैसे क्या है? कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। कंपनी कौन है भाई? EIC। डू यू नो अबाउट EIC? एनीबडी? कोई भी आप में से जानता है कि EIC क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडीज कंपनी कौन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द कंपनी। जानते हो? जल्दी से बताइए, कंपनी क्या है? जय हिंद भाई नीरज जी, बताएं। ब्रिटिश इंडिया जानते हैं आप लोग? ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो है ब्रिटिश भारत। जब इंडिया पर ब्रिटेन वालों ने रूल किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश भारत। व्हेन ब्रिटिश रूल्ड किस पर? ऑन इंडिया, दैट टाइम इज नोन एज ब्रिटिश इंडिया। अब वो कब से कब तक रहा है? जय हिंद अभिषेक, जय हिंद। तो हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC जो थी वो बेटा कब स्टेब्लिश की गई थी? तो EIC वॉज स्टेब्लिश्ड, EIC वॉज स्टेब्लिश्ड कब? इन, या फिर ऑन 31 ऑफ दिसंबर 1600। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडीज कंपनी, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो EIC की स्थापना, EIC की स्थापना, जय हिंद उज्जवल जी। अच्छा, दो उज्जवल अपनी क्लास में है। तो EIC की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर। कब की गई थी बेटा? 1600 को की गई थी। कब? 1600 को। क्यों की गई थी अभी देखते हैं। और इसके द्वारा, नहीं बेटा कोई नोट नहीं करना सचिन, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी का PDF डाउनलोड कर लेना कंप्लीट, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, वही कंप्लीट है आपके लिए, कुछ भी आपको नोट नहीं करना है। नीरज जी, ठीक। तो कब की गई? 1600 में की गई थी, को की गई थी, को की गई थी। अब ये जो हुई थी, इसको करने वाला कौन था? अभी बात करेंगे। तो देखते हैं किसके द्वारा इसकी परमिशन मिली। तो पॉइंट यही लिखा है, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द कंपनी। फर्स्ट है राजलेख ऑफ 1600, गजेटियर ऑफ या गजेट ऑफ 1600। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। दिस एक्ट gave the East India Company a monopoly to trade with the East, means to trade with India, to trade with India and other eastern countries, other eastern other eastern countries। इसका मतलब है भारत तथा, भारत तथा, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, ओनली वन। भारत तथा क्या? भारत तथा अन्य पूर्व के देशों के साथ, अन्य पूर्व के देशों के साथ, देशों के साथ क्या करने का अधिकार? साथ व्यापार करने का एक अधिकार, व्यापार करने का एक अधिकार। ठीक। स्टार्टिंग में कितने ईयर के लिए था?
फॉर 15 ईयर्स। पहले कितने ईयर के लिए था? फॉर 15 ईयर्स, 15 वर्षों के लिए था। अच्छा, आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है किसके द्वारा दिया गया था? आप में से कोई मेरे को ये बता सकता है? इट वॉज गिवन बाई होम, इट वॉज गिवन बाई होम, इसको किसके द्वारा दिया गया था? एक बार मेरे को ये बता दो। 1600 में ब्रिटेन पर किंग या क्वीन जो भी था वो कौन था? हु वॉज द क्वीन या हु वॉज द किंग ऑफ ब्रिटेन इन 1600? बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए, उस टाइम पर कौन था? ये जो राइट दिया है, इट वॉज गिवन बाय, यस वेरी गुड, एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन? हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन से बेटा, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो बाद में जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो इट वॉज गिवन बाय, वेरी गुड, इट वॉज, नहीं सेकंड नहीं है, सेकंड तो अभी है बेटा। एलिजाबेथ थी, बस फर्स्ट थी। इट वॉज गिवन बाय, इट वॉज गिवन बाय ब्रिटिश क्वीन, इट वॉज गिवन बाय ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ। कौन था? नाम था उनका एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक, यह है एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। कहाँ की महारानी? ब्रिटिश महारानी के द्वारा, ब्रिटिश महारानी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रेड करने का पर्पस था। अब इंडिया में ये लोग आते हैं 1608 में पहला बंदा आता है विलियम हॉकिंस, वो अलग से हिस्ट्री का पॉइंट है आपका, हम बात करेंगे इसके बाद में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773 में आया था, एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक्चुअली क्या था, कुछ इस तरह का माहौल था जैसे आजकल अपने इंडिया में चल रहा है काफी टाइम से, कि विजय माल्या ने बहुत सारा लोन लिया, लेके गायब हो गया। विजय माल्या कभी गरीब नहीं हुआ, लेकिन कंपनी लॉस में हो गई, इसका लॉस झेलने को मिला गवर्नमेंट को। तो ऐसे होता था ब्रिटिश सीआईसी के साथ में, कि जो ब्रिटिश सीआईसी वाले लोग थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग थे, उनके जो एम्प्लॉयज होते थे, उनके जो ओनर वगैरह होते थे, वो हमेशा प्रॉफिट में होते थे, बट कंपनी हमेशा लॉस में होती थी, मतलब वो करप्शन करते रहते थे। तो उसी चीज को चेक करने के लिए ब्रिटेन से एक एक्ट भेजा गया, इन जिसका नाम क्या रखा गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, या रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय विनियामक अधिनियम। इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, किसके द्वारा? तो गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर इसे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, उस टाइम पर जो पीएम साहब थे वहां के, वो कौन थे? वो कौन थे? ब्रिटेन के लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्फिडेंशियल कमेटी, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय द करंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कौन? लॉर्ड नॉर्थ। क्या था? इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के शासन करने के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई, मतलब किसको रिपोर्ट करेंगे, उस बेस पर काम किया गया। तो अंडर दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम अ डेफिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय दिस एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया, और मद्रास, बॉम्बे और प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नेम्ड या रीनेम्ड, एज ऐसे कर सकते हैं, रीनेम्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड द मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज प्लेस्ड अंडर द कैलकाटा प्रेसिडेंसी। अब इसको समझो मतलब क्या है। ठीक है, क्या पॉइंट था? ये था, हाँ बहुत बढ़िया, वॉरेन हेस्टिंग जो था फर्स्ट था, वेरी गुड नीरज। तो इसमें पॉइंट आता है बेटा कि पहले क्या था? बॉम्बे, मद्रास, इससे पहले, एंड बंगाल, तीनों के लिए गवर्नर सेपरेट गवर्नर हुआ करता था। तीनों के लिए जो गवर्नर होता था, इसका गवर्नर कोई और होता था, इसका गवर्नर कोई और होता था, और इसका गवर्नर कोई और होता था। तीनों के लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करता था। बट आफ्टर दिस क्या हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये वाला जो होगा, इसको नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उस पोस्ट पे पहला बंदा कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अंडर दिस वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब का आता है, मान लो ये गवर्नर जनरल का पोस्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ किसका पोस्ट है? बंगाल। इसी के अंडर में क्या किया गया? इसी के अंडर में हो गया आपका गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी बॉम्बे, एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ
मद्रास। इट मीन्स क्या हुआ, मद्रास का ये गवर्नर अलग होगा, कोई सेपरेट होगा, और बॉम्बे का गवर्नर जो होगा वो अलग होगा। बट इनका जो रिपोर्टिंग है, इनका जो क्या है रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग किसके लिए होगा, रिपोर्टिंग किसके लिए होगा, रिपोर्टिंग टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसका, इन दोनों का। मीन्स ये दोनों इसके अंडर में आ गए। क्लियर हो गया पॉइंट। हेड ऑफिस इसका कहाँ रहेगा, हेड ऑफिस इन कैलकाटा। हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, कैलकाटा। वायसराय बेटा बाद में आता है। वायसराय जो था इन 1858, उसी का नाम वायसराय होता है सुमित। इन 1858 क्राउन के हाथ में डायरेक्टली रूल आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। तो वो आगे पढ़ेंगे, आगे आ जाएगा, टेंशन ना लो। इसके अलावा ऑल पावर ऑफ किसका, ऑल पावर ऑफ डिफेंस, ये भी किसके अंडर है, अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है ना। तो ऑल पावर ऑफ डिफेंस जो है वो भी किसके अंडर में हो गया, वो भी आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसीलिए नाम में लगा दिया जनरल। जनरल मींस हेड ऑफ द डिफेंस। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है 1773 के एक्ट का। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल in 1774 in which there was one chief justice Elijah Impey and 3 other judges। means total judges कितने हो गए, total judges हो गए आपके 3 + 1 मतलब हो गया 4। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आंसर उसके बाद में करेंगे आप लोग। who was the first CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का, मैं ऑप्शन देता हूं, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था वो कौन था। यस कार्तिक, मुख्य न्यायाधीश कौन था, न्यायाधीश कौन था। मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को और पोल पे आप लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन यही वाला है, एलिजा इम्पे। फर्स्ट ऑप्शन में कौन है, एलिजा इम्पे। सेकंड जो ऑप्शन है बेटा उसमें नाम आता है ओ स्मिथ, ओ स्मिथ। थर्ड नंबर है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड डी जो आपका आंसर है, जो 4 आपका आंसर है, वो आपका होता है एच जे कानिया, एच जे कानिया। जल्दी से बताइए और पोल पे इसका आपको आंसर करना है। देखते हैं 15 सेकंड में आपको आंसर करना है। ओनली यू हैव ओनली 15 सेकंड। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। इसका मीन्स इट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नीरज ई तो बेटा ऑप्शन में नहीं है, ई तो हमने लिखा ही नहीं है। 1 2 3 4 में से आपको आंसर करना है, ABCD में से आपको आंसर करना है। बहुत अच्छे, विवेक खत्री करेक्ट आंसर है, ध्रुव त्यागी का करेक्ट आंसर है, मनीष श्रीवास्तव जी का भी करेक्ट आंसर है। हाँ, और देखते हैं किस किस का है। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर रॉन्ग है। ओनली आंसर करेक्ट है 24 स्टूडेंट, 23% स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। एच जे कानिया इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको जानबूझ के क्वेश्चन किया है। देखिए ये जो एच जे कानिया ही इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। ये जो हमने पॉइंट लिखा है ना ये वाला, दिस वॉज नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, यहाँ पर ध्यान में रखो, ये जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं माना जाएगा। तो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट, यस आपका राइट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेट अप ऑन 28th of January 1950। याद रखना, भारत का उच्चतम या सर्वोच्च, उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ, स्थापित किया गया। क्या किया गया, स्थापित हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग इस टाइम पर कौन थे, एच जे कानिया थे। अब याद रखना हमेशा के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी अधिनियम के द्वारा, ये जो था इसी अधिनियम के मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एलिजा एम्पे वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल, ब्रिटिश इंडिया, फॉर ब्रिटिश इंडिया, इट वर्क्स फॉर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, याद रखना इसका जो काम है तो वो ब्रिटिश इंडिया का काम है, और उसके ब्रिटिश इंडिया मतलब जितने पार्ट पर ब्रिटेन वालों का रूल चलता है उसके लिए था। तो एलिजा एम्पे वाज नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज एलिजा एम्पे, नहीं बल्कि एच.जे. कानिया। इसी अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण सशक्त कर हुआ। मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ओनर ऑफ या डायरेक्टर्स ऑफ द ईआईसी, डायरेक्टर ऑफ ईआईसी, ईआईसी। बेटा नोट्स की आवश्यकता नहीं है, नोट वाला मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। डायरेक्टर ऑफ ईआईसी, ये अंकित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप या एस्टेब्लिश्ड ऑन 28 ऑफ जनवरी 1950 आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। तो 1950 के बाद या 1950 में पहला जो जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, याद रहेगा ना अंकित। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ दैट कोर्ट इज नोन एज द सीजेआई, एच.जे. कानिया। तो क्या कहता है, ये जो डायरेक्टर हैं ऑफ ईआईसी के, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? ब्रिटिश की क्राउन के द्वारा। नेक्स्ट आता है बेटा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स जो है ही वाज द पीएम, ये जो पिट नाम लिखा हुआ है पीएम ऑफ ब्रिटेन था इस टाइम पर 1784 में। ठीक, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अब इस एक्ट में कौन सा पॉइंट है? राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। A 6-member board of control, very most important point, board of control was established in England to control and supervise political activities of किसके? Of political activities of EIC। मतलब EIC जो भी काम करेगी, EIC को कंट्रोल करने का जो काम करेंगे वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये काम करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किसके टाइम पर? 1784 में भी कौन था? वही था वॉरेन हेस्टिंग्स। एट द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, एट द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, जिस टाइम पर वो गवर्नर जनरल था। तो वो ये भी ध्यान में रखना, कभी कभी आता है उस टाइम पर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। टोटल मिला के चार्टर एक्ट के नाम पर 4 चार्टर एक्ट आए थे इंडिया में। कितने? हाउ मेनी चार्टर एक्ट? 4 चार्टर एक्ट। पहले मैं चारों का कुछ कॉमन पॉइंट आपको बता देता हूं, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। टोटल 4 चार्टर एक्ट सेंट टू इंडिया बाय कोई भी एक्ट पास किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, विच वर passed by ब्रिटिश क्राउन, विच वर पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखें ज्यादा अच्छा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। कुल इसका ले लिया, कोई बुक नहीं बेटा, कोई बुक नहीं लेना रोहन, जो मैं कराता हूं उसको पढ़ लेना। आपको किसी बुक का नो नीड, कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट कुल चार चार्टर अधिनियम भारत आए या भारत भेजे गए, सभी ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित। कितने भी एक्ट आए थे बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ऑल वर पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, सभी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित। अब इसमें कॉमन पॉइंट क्या है बेटा? कॉमन पॉइंट है फर्स्ट का जो ईयर है, फर्स्ट 17
1893. Second was in 1833. Sorry, 1813. 1813. Third was in 1833, and fourth was in 1853. It means after every 20 years, after every 20 years, a charter act was passed after every 20 years. समझ गए ना? प्रत्येक 20 वर्ष के बाद। पहला वाला 1793, दूसरा वाला 1813, तीसरा वाला 1833, चौथा वाला 1853। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखते हैं फर्स्ट वाले में क्या हुआ है। पहला वाला चार्टर एक्ट कहता है बेटा, इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण मंडल, वही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। मतलब इंडिया के खर्चे से, इंडिया का रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और पे करेंगे वहां पर। तो थ्रू दिस एक्ट देयर वाज अ प्रोविजन टू गिवन सैलरी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू टू द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के द्वारा ये वाला तो बेटा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना बंटी, अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। आज से तो नहीं, कल से हम 8 to 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। वैसे आज भी मैं आपको रिटन में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कुछ ना कुछ जरूर कराऊंगा, क्लास के एंड में रिवीजन बेस्ड करेंगे। इस एक्ट के द्वारा सभी कानूनों को और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया, वही जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कैलकाटा वाला। थ्रू दिस एक्ट द कोर्ट वॉज एम्पावर्ड टू इंटरप्रेट ऑल लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब क्या है, कोई भी एक्सप्लेनेशन वगैरह देना है तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट है 1813 वाला चार्टर एक्ट। ये वाला कौन सा है? सेकंड चार्टर एक्ट। ये वाला कौन सा है? ये वाला आपका फर्स्ट चार्टर एक्ट। दिस वाज फर्स्ट चार्टर एक्ट एंड दिस वाज सेकंड चार्टर एक्ट। अभी तक जो भी मैंने कुछ आपको पढ़ा है उसमें ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कोई भी पॉइंट में डाउट हो तुरंत बोल देना। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को क्या कर दिया गया बेटा? समाप्त। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। द कंपनी मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड बाय, वो मैं करा दूंगा कार्तिक, वो मैं करा दूंगा, फिर भी आप रिवाइज करते रहना। आप लोग इनको रिवाइज करते रहना, आपके माइंड में होने चाहिए इनके पॉइंट, एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। तो द कंपनी मोनोपोली on Indian trade was abolished by Charter Act of 1813, although the monopoly on trade with tea and China, with tea या trade of tea ऐसे कर सकते हैं, trade on the trade of tea and trade with China और remained। मतलब समझ आया? मतलब सीधा सीधा है कि मोनोपोली का मतलब जानते हो आप लोग? मोनोपोली मीन्स ओनली वन। मोनोपोली मीन्स क्या होता है? ओनली वन। अब ओनली वन का मतलब क्या है? ओनली ईआईसी। राइट टू ट्रेड किसके पास है? ओनली ईआईसी के पास है। ठीक, मोनोपोली जो है वो किसके पास है? वो आपका ईआईसी के पास है। सारी चीजों में मोनोपोली का एंड हो गया, मतलब मोनोपोली वाज एंडेड। किसकी? ईआईसी। बट मोनोपोली ऑफ किसका? टी एंड ट्रेड विद, कौन सा वाला? ये ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ भी ट्रेड करते थे। ये क्या है? ये किसके पास रहा? ये आपका ईआईसी के पास रहा। ये किसके पास है? ईआईसी। मतलब ईआईसी हैड ओनली मोनोपोली इन द ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना, एक्सेप्ट दिस ऑल वर एंडेड। सभी का जो था वो एंड कर दिया गया। तो सीधा सीधा यही पॉइंट था, द कंपनी मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड वाज abolished by the charter act of 1813, although the monopoly on trade of tea and trade with China remained। नेक्स्ट कहता है 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। विद्वान, 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्यिक सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया। मतलब क्या कहता है? मतलब कहता है 1,00,000 रुपीज पर ईयर है ये। 1,00,000 रुपीज पर ईयर वॉज कैप्ट। AFIM क्या बोलना चाह रहे हो नीरज बेटा? कैप्ट फॉर द एनकरेजमेंट, लिटरेरी इंप्रूवमेंट एंड रिवाइवल ऑफ द, क्या है? लर्नड इंडियन या स्कॉलर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पॉइंट में लिख देता हूं नोट करके। इट मीन्स है, क्या है? दिस चार्टर
बाय दिस चार्टर क्रिश्चियन, किस चीज के लिए ये तो बताओ। है बेटा, क्रिश्चियन का मतलब है क्रिश्चियंस को राइट मिले हैं, वो तो ये वाला तो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ये वाला तो पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दिस चार्टर बाउंड द गवर्नर जनरल, द गवर्नर जनरल, अच्छा अफीम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ अफीम जो था बेटा वो बिल्कुल चाइना के साथ में करते थे, एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं। तो दिस चार्टर वो क्या है, बाउंड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, उसके साथ उसकी जो परिषद थी, टू कीप नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज पर ईयर फॉर इंडियन एजुकेशन, मतलब भारत की शिक्षा पर इन लोगों ने ध्यान दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखना। कब, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स आपका क्या हुआ, मीन्स का आपका सिंपल सा है कि इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को, गवर्नर जनरल की किसको बेटा, परिषद को, गवर्नर जनरल की परिषद को भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष, नो एक्ट वॉज पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑल एक्ट्स वर पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या किया, खर्च करना अनिवार्य किया गया, खर्च करना अनिवार्य किया गया। क्लियर पॉइंट, मतलब सीधा सीधा कहता है कि इसके द्वारा पहली बार इंडियन एजुकेशन पर फोकस किया गया। नेक्स्ट आता है, इस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। जो ईसाई मिशनरी होती हैं वो अपना रिलीजियस आइडिया फॉलो कर सकती हैं, स्प्रेड भी कर सकती हैं। तो थ्रू दिस एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू एंटर या स्प्रेड एंड प्रीच, क्या, स्प्रेड द रिलीजियस आइडियाज कहां पर, इन इंडिया। इसका मतलब वो भारत में अपने धर्म प्रचार कर सकते हैं, किसी को अच्छा लगेगा अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट, मतलब थर्ड चार्टर एक्ट। कौन सा वाला चार्टर एक्ट, थर्ड चार्टर एक्ट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के पहली बार पॉइंट इसमें लिखे मिलते हैं, दे वर नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग इंडिया बिफोर 1857 बिकॉज EIC हैज राइट टू डू दिस बिफोर 1857 एंड दिस वाज गिवन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्राउन के द्वारा दिया गया था। इजीली काम कर रहे थे, कंट्रोल्ड था, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं था, ट्रेड भी वही करते थे, उन्हीं को दे रखा था, बाद में अपने हाथ में ले लिया सब कुछ। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द फर्स्ट ब्लड साइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन आर फॉर्म्ड इन दिस एक्ट। कैसे, इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। द बिजनेस मोनोपोली ऑफ कंपनी was abolished by this act. Company had to only work in future. रिवोल्ट ऑफ 1857 बेटा, रिवोल्ट ऑफ 1857 अभी बताऊंगा, वो आगे आ जाएगा कार्तिक, अभी आगे आ जाएगा, वो समझ आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। ये वाला जो पॉइंट है, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप लोग आंसर करना। बाय विच एक्ट मोनोपोली of EIC in trade was completely ended। मीन्स क्या हुआ, मीन्स ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना ऑल्सो। पहला क्वेश्चन है आपका
किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा ईआईसी का व्यापार करने का एकाधिकार, क्या करने का, व्यापार करने का एकाधिकार पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप का मतलब किससे, चीन के साथ तथा चाय के व्यापार के एकाधिकार को भी, चाय के व्यापार के एकाधिकार को भी। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा, एकाधिकार को भी। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर वही है जो आप लोग बोल रहे हैं। कौन सा वाला चार्टर एक्ट हो गया बाय, बताएं, 1793 मतलब फर्स्ट, और 1813 जो कि सेकंड वाला है, सेकंड, और थर्ड में 1833 थर्ड, और फोर्थ वाला ऑप्शन है आपका, फोर वाला 1853। जो करेक्ट आंसर है, ऑल बोल रहा है, ऑल कंप्लीटली, इट मींस 1833, ये वाला आंसर करेक्ट है आपका। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूं चेंज, ध्यान से देखना। अब फिर से क्वेश्चन एक आता है, बाय विच चार्टर एक्ट, सिंपल क्वेश्चन है, बाय विच चार्टर एक्ट मोनोपोली ऑफ EIC was ended, सेम आपके ऑप्शन है, was ended। किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा EIC का व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सीधा सीधा आंसर है बेटा 1813। कौन सा वाला, सेकंड चार्टर एक्ट। पॉइंट क्लियर हुआ। ओनली अगर कहता है मोनोपोली ऑफ EIC तो ये वाला आएगा, ठीक है ना, सेकंड वाला आएगा, फर्स्ट वाला नहीं आएगा बंटी बेटा। कौन सा वाला आएगा, सेकंड चार्टर एक्ट 1813। और अगर कहता है कंप्लीटली, अगर उसने कंप्लीटली वर्ड लिखा है दिस, ये, तो फिर आपने ध्यान में रखना है आपका होगा 1833 मींस थर्ड चार्टर एक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, हम बात कर रहे थे इस एक्ट के द्वारा, वही 33 वाला एक्ट है ये। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड बाय दिस एक्ट एंड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अब बंगाल के गवर्नर को इंडिया का गवर्नर जनरल बोल दिया जाने लगा। पॉइंट क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज, इंपॉर्टेंट है काफी, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। विधायी कार्य के लिए, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, परिषद का मतलब काउंसिल का विस्तार किया गया, जिसमें पहले से 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया। द काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड फॉर द लेजिस्लेटिव वर्क इन विच अ लॉ मेंबर वॉज एडेड इन एडिशन टू द फर्स्ट 3 मेंबर। मतलब क्या होता था, मतलब सीधा एक तो होगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अलावा 4 मेंबर और होंगे, जिसमें से न्यू मेंबर कौन होगा, लॉ मेंबर। एंड फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, उसका जो चेयरमैन था, उसका जो हेड था, जिसको लॉ कमीशन का भी हेड बनाया गया था, वो था लॉर्ड मैकाले। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार अब भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। ठीक है ना। दिस चार्टर बाउंड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू कीप नॉट लेस देन, इसका मतलब होता है बेटा कि सीधा सीधा उनको मिनिमम 1 लाख रुपीज, अवनेश मिनिमम 1 लाख रुपीज क्या करना है, मिनिमम 1 लाख रुपीज खर्च करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन होना चाहिए किस पर, वो होना चाहिए एजुकेशन पर। ठीक है बेटा। तो क्या कहता है, भारतीय कानून को लिपिबद्ध और सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का भी गठन किया गया। अ लॉ कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या,
राइटिंग एंड रिफॉर्मिंग इंडियन लॉ। तो लॉ के लिए कौन है? लॉ मेंबर। और लॉ मेंबर जो पहला था उसका नाम क्या था? मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले was the chairman of law commission। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष था, फर्स्ट चेयरमैन। नेक्स्ट है फोर्थ चार्टर एक्ट, जिसका नाम क्या है भाई? फोर्थ चार्टर एक्ट है 1853 का, ये वाला आपका हुआ 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। दिस एक्ट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसके लिए? आर्मी के लिए। अपॉइंटेड ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल फॉर बंगाल, असिस्टेंट के रूप में काम करता था। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को क्या किया गया? अलग किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर सेपरेटेड। कैलकाटा नहीं, बंगाल। अंकित, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, head office in Calcutta, and Lord William Bentinck was the first Governor General of India, head office Calcutta। दोनों का हेड ऑफिस कैलकाटा है। इसी एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। बाय दिस एक्ट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड अ लेजिस्लेचर फॉर द होल इंडिया। अब यहीं पर एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, वो क्या है? इसी एक्ट का एक पॉइंट है, वैकेंसीज ऑफ ICS to be filled through the competitive एग्जामिनेशन। मीन्स है भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा के पदों की, जैसे आजकल IAS IPS वगैरह होता है, सेवा के पदों की भर्ती किसके द्वारा होने की बात की गई? भर्ती अब एक परीक्षा के माध्यम से, अब एक परीक्षा के माध्यम से करने की बात की गई। करने की क्या की गई? बात की गई। बस 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 बस, बात की गई। बहुत सारा थम्स अप हो गया, ध्यान दो पढ़ाई पे। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद में आता है एक्सक्लूडिंग इंडियंस। ये वाला बेटा फोर्थ वाला चार्टर एक्ट है ना, ये वाला जो है फोर्थ चार्टर एक्ट में ऐसा कहा गया है कि एग्जाम होगा एक्सक्लूडिंग इंडियंस। इसमें इंडियन को शामिल करने की बात नहीं थी, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। बात आती है भारतीयों को कब शामिल किया गया, तो वो मैं पॉइंट लिखता हूं। इट वॉज, ये नोट करके लिख लेते हैं। इट मतलब वैकेंसी, इट वॉज ओपन्ड फॉर इंडियन इन 1861 and first Indian ICS was Satyendra Nath Tagore, brother of Rabindranath Tagore, Satyendra Nath Tagore, 1863। उनको ब्रिटेन में जाना पड़ा था एग्जाम देने के लिए। तो भारतीयों के लिए यह है 1861 में प्रारंभ हुआ। प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर चुने गए। सत्येंद्र नाथ टैगोर चुने गए। एग्जाम कहाँ होता था बेटा? हाँ, ये क्वेश्चन आया है बिल्कुल। चुने गए, एग्जाम होता था इन लंदन। अगर आता है सेकंड कौन थे, तो सेकंड वाज S.N.
बनर्जी, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ईयर कौन सा था? ईयर था 1864। क्लियर? एग्जाम होता था लंदन, ब्रिटेन में, एग्जैक्टली। अब आता है नेक्स्ट, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है भारतीय शासन अधिनियम 1858, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट हुआ था उसमें वो काफी ज्यादा लॉस हुआ कंपनी को, तो कहता है 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए घातक झटका साबित हुआ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रूव्ड टू बी अ फैटल ब्लो टू द क्या सिस्टम ऑफ द EIC। अब 1857 का रिवोल्ट आपको हिस्ट्री वाले सर पढ़ा या मैं पढ़ा देंगे, जो भी आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। यह एक्ट 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट था, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। दिस एक्ट बिकेम द एक्ट ऑफ 1858। किस नाम से जाना गया? द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने क्या किया, क्राउन ने एक रूल पास किया कि अब डायरेक्टली किसके हाथ में होगा? हमारे हाथ में होगा, ठीक है ना। कहता है इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से लेकर इसके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। बाय दिस एक्ट द रूल ऑफ इंडिया was removed from the hand of the company and handed over to British Crown। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ, आपको शायद क्लियर हो जाएगा पॉइंट। द क्वेश्चन है सिंपल, बाय विच ऑफ द एक्ट, बाय विच ऑफ द एक्ट रूल ऑफ EIC was ended, was ended। बताइए किस अधिनियम के द्वारा इन इंडिया, इन इंडिया, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा इसने किस बोल रहे हैं, किस अधिनियम के द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा ये। तो भारत में EIC का शासन क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। तो कौन सा था जो आप लोग बोल रहे हैं? वही है, वो है आपका एक्ट ऑफ 1858। वेरी गुड। कौन सा वाला है? एक्ट ऑफ 1858। पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब क्या है? ऑल पावर, इट मींस ऑल पावर वर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू, वर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द सेंटर। सभी शक्तियों को, सेंटर नहीं क्राउन लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा है, सेंटर का मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या है? क्राउन, टू द क्राउन। सभी शक्तियों को किसके हाथ में कर दिया? सभी शक्तियों को राजमुकुट, सभी शक्तियों को राजमुकुट को दे दिया गया। क्लियर है पॉइंट? कोई भी डाउट है तो बात कर लेंगे। अब आता है बेटा इसके बाद में भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद, जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था, की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छे से। द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया वॉज क्रिएटेड, विच वॉज empowered to rule India with the help of a council of 15 members, just like council of minister at present जो होती है हमारी, known as the council of India। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। एक और पॉइंट लिख समझते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, एंड जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था लॉर्ड कैनिंग। राजमुकुट मीन्स क्राउन, राजमुकुट मीन्स क्राउन, क्राउन मीन्स राजा और रानी, किंग और क्वीन। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ वायसराय, who was direct representative of the crown, crown means rajmukut, means king or queen। लॉर्ड कैनिंग became the first viceroy of India। मतलब सीधा सीधा समझ लेंगे क्या कि इंडिया में
अगर हम बात करें इन इंडिया, तो इंडिया में कौन है? इंडिया में क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कौन कर रहा है? वायसराय। कौन काम कर रहा है? वायसराय काम करता है, वायसराय। ठीक है। नहीं बेटा, ऑल पावर मनीष रिमूव्ड बाई 1850 एक्ट 8, वो तो मोनोपोली था। बोर्ड कभी कभी ब्लर हो जाता है, हो सकता है सिग्नल का प्रॉब्लम हो आपकी तरफ। क्या बाकी सबके साथ भी यही हो रहा है? क्या बाकी सबके साथ भी यही हो रहा है? तो इन इंडिया कौन है? वायसराय। वायसराय जो होता था, इस पर कंट्रोल किसके थ्रू रखा जाएगा? इस पर कंट्रोल रखा जाएगा जो काउंसिल होगी, काउंसिल, जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड आप था, कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। और ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा? ये डायरेक्टली करेगा क्राउन को। ओके, सब कुछ ठीक है। तो क्राउन मतलब होता है राजमुकुट। अब जो राजमुकुट है बच्चे, वो कौन है? राजमुकुट का मतलब है किंग और क्वीन। किंग और क्वीन। इस टाइम पर जो क्वीन थी उनका नाम था विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। जिनकी तरफ हो रहा है, हो सकता है बेटा आपका नेट का प्रॉब्लम हो, थोड़ा एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन कर लो या तो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था और सम्राट क्राउन का प्रतिनिधि करने के कारण उसे वायसराय कहा गया। मतलब सीधा है, द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज अ सिंबल ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क of the government of India and was called Viceroy because of the representation of the Emperor Crown। मनीष, आपका वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? हमने जो पॉइंट की बात की थी वो ये थी, देखो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। मोनोपोली ऑफ EIC was ended by Charter Act 1813, सेकंड चार्टर एक्ट। ये पॉइंट समझ आया? एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना, एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा एक पॉइंट था मोनोपोली ऑफ EIC, मोनोपोली ऑफ EIC, मोनोपोली ऑफ EIC was completely ended, was completely ended। किसके द्वारा? बाय थर्ड चार्टर एक्ट, बाय थर्ड चार्टर एक्ट 1833। और ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमने पढ़ा है अभी, ऑल पावर्स ऑफ EIC were directly transferred to द क्राउन। ये किसके द्वारा हुआ? ये हुआ आपका एक्ट ऑफ, बाय द एक्ट ऑफ 1858। ये 3 पॉइंट मेन है बच्चे। अब ध्यान में रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट हैं, एक दूसरे से हालांकि रिलेटेड भी हैं काफी हद तक। नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या कहता है? गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया और उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधि वेत्ता का पद था। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज एक्सपेंडेड विद अ 5th मेंबर वॉज एडेड हु वॉज अ पोस्ट ऑफ अ ज्यूरिस्ट। मतलब जज जैसा कोई बंदा था। पहले कितने थे? एक तो गवर्नर जनरल होता था, फिर प्लस 4 होते थे, 4 में एक और ऐड हो गया तो 5 मेंबर हो गए, प्लस 1 हो गया, वायसराय हो गया। तो ये सिस्टम चला। नेक्स्ट आता है इसके बाद, विधायी कार्यों के लिए कम से कम, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव जो वर्क करते हैं, नियम कानून बनाने वाले, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य की बात की गई थी कि मिनिमम 6 होने चाहिए और मैक्सिमम उसकी लिमिट फिक्स कर दी 12। एटलीस्ट 6 एंड मैक्सिमम 12 एडिशनल मेंबर वर एडेड फॉर द लेजिस्लेटिव वर्क। फिर आता है पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है 61 वाले का, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन एंड द मिनिस्ट्रियल सिस्टम वाज लेट इन इंडिया। मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो का मतलब है डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आजकल होता है, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह, PM साहब मोदी जी, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जस्ट लाइक दैट। तो पोर्टफोलियो सिस्टम इसको बोलते हैं, विभागों का वितरण, विभागीय व्यवस्था।
was introduced मतलब है विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रभार जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो को, विभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। विभागीय व्यवस्था क्या हुई बेटा? प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया, मतलब वो नियम कानून बना सकते थे, जो आज प्रेसिडेंट के पास होता है। गवर्नर जनरल गॉट द अथॉरिटी टू इश्यू द ऑर्डिनेंस। एट प्रेजेंट किसके पास है ये? एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। एट प्रेजेंट किसके पास होती है? प्रेसिडेंट। अभी राष्ट्रपति के पास होती है ऑर्डिनेंस की पावर। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। द गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट, एक ये बॉर्डर प्रोविंस या NWFP बोल सकते हैं इसको, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड पंजाब। उसके बाद आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। जो पहले कितनी थी? जो पहले मैंने अभी आपको बताया था, पहले 6 मिनिमम होते थे और मैक्सिमम मैंने अभी आपको बताया था उसमें 12। अब कितने हो गए? मिनिमम 10, मैक्सिमम 16। इस प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्य हो सकते थे। तो द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल मतलब वाइसरॉय है, गवर्नर जनरल मीन्स वाइसरॉय। जहां भी आपको 1858 के बाद में गवर्नर जनरल लिखा मिलता है, इट मीन्स वाइसरॉय। इंक्रीज टू एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 16। नेक्स्ट कहता है परिषदों को, परिषद मतलब काउंसिल को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर चर्चा कर सकते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं? बजट पर क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते थे। तो कहता है परिषद को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। मतलब काउंसिल वर गिवन द पावर टू डिस्कस द एनुअल बजट विद कंडीशन एंड क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंड टू आस्क द क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी हुई। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम यहीं से इंट्रोड्यूस्ड हुआ। नेक्स्ट आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मार्ले या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मॉर्ले कौन था, मिंटो कौन था? तो 2 पोस्ट हैं। मॉर्ले कौन था भाई? मॉर्ले ये जो था, ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब इंडिया, तो राज्य या भारत सचिव। एंड मिंटो, मिंटो है या मिंटो सेकंड, ये कौन था? वायसराय, लॉर्ड मिंटो पूरा नाम था, लॉर्ड मिंटो। क्लियर? अब देखते हैं इनके जो पॉइंट्स हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। द एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइडेड इंडियन विद रिप्रेजेंटेशन इन बोथ लॉ मेकिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कानून भी बनाएंगे, लॉ भी पास करेंगे, कल जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, पार्लियामेंट वाला काम भी करेंगे और एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार भी चलाएंगे। इस अधिनियम में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में पहली बार है बेटा, मॉर्ले का मेटल कहाँ होता है? क्लियर लिखो अब बेटा, पूरा लिखो। मॉर्ले नेम है फिलहाल, तो ये ध्यान में रखो। तो क्या कहता है, इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्ट अ सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड फॉर द मुस्लिम। इसका मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स होता है अगर इलेक्शन होगा तो कैंडिडेट एंड वोटर्स
बोथ आर मुस्लिम, बोथ आर मुस्लिम, इन्होंने ऐसा कहा। मुस्लिम मुस्लिम को इलेक्ट करेगा, जिससे डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा बढ़े, हम लोगों की यूनिटी ब्रेक हो, हम लोग आपस में लड़े हैं, हम लोगों को क्या करने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट आता है, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया और परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने और उस पर प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। दिस एक्ट इंक्रीज द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर। द मेंबर ऑफ द काउंसिल वर एम्पावर्ड टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑन द बजट। नेक्स्ट, यहीं से, हाँ ये वाला पॉइंट मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम लिख देते हैं। बाय इलेक्टोरल कॉलेज, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, बाय द इलेक्टोरल कॉलेज या सेपरेट इलेक्टोरेट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। कम्युनल, कम्युनल मतलब होता है जाति धर्म के आधार पर। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन was introduced, इसके द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, निर्वाचक मंडल, इसके मतलब निर्वाचक मंडल या अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन क्षेत्र द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। किसकी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सत्येंद्र सिन्हा, एसपी सिन्हा के नाम से फेमस है, पूरा नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा इंपॉर्टेंट है ये वाला बेटा। एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया, मतलब फर्स्ट इंडियन इस पोस्ट पे आए थे। सत्येंद्र सिन्हा अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मींस वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसके अंदर। भारतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 60 की गई, 9 पदेन होते थे, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे। द नंबर ऑफ members of the Legislative Council of India was increased to 60 and provision of 9 ex officio means nominated member fix। ये फर्स्ट इंडियन है, याद रखना, इस तरह के किसी भी पोस्ट पे आने वाला है, प्रथम भारतीय। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है 1919 का एक्ट। यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे, आज वाले उस पर 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर लेता हूं, देखता हूं किसको कितना समझ पड़ा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं किसको कितना समझ पड़ा, यहां से आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मेरे को आप एक चीज का आंसर कर दो, हु was the first Indian ICS, प्रथम भारतीय ICS कौन थे, बताओ भाई। ICS मतलब भारतीय सिविल सेवक, ICS कौन थे, जल्दी से बताइए। ऑप्शन चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं ऑप्शन दे दूंगा। बिनोय, कार्तिक, सुमित, बताएं बच्चे, सभी लोग बताइए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन ICS, प्रथम भारतीय ICS कौन था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से हट के बात करता हूँ, जो मैंने तो नहीं बताया अभी फिलहाल, आपको हो सकता है अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई हो तो आपको बताया हो, या आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं तो आप जानते तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ICS, किसे, भारतीय सिविल सेवा, किसे भारतीय सिविल सेवा का पिता या जनक कहा जाता है।
पापा नहीं, पिता या जनक, फादर। बताओ किसे कहते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ आईसीएस? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन देता हूं, नंबर 1 यही सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप में से किसी ने लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा है एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस। और भाई जो चौथा है आपका वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसमें से आप लोग आंसर कीजिए। चलो पोल पे आंसर कर दो इसका। आप लोग क्या होना चाहिए देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर करता है। 10 सेकंड वाला आंसर आपका पोल है, ज़्यादा नहीं, ओनली 10 सेकंड। बताएं जल्दी से। दो सही है ऑप्शन, प्लीज ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने। सत्येंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एस.सी. बोस एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताओ बिनॉय। क्या होना चाहिए बेटा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, 72.2% बच्चों ने सही किया है। मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो कौन सा होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत पहले कभी ये आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये पहला गवर्नर जनरल था जिसका डेथ इंडिया में हुआ था। ठीक है, क्यों? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज ही क्रिएटेड अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। क्योंकि उसने, जैसे आजकल डीएम होता है, क्योंकि उसने जिला जज, जिला न्यायाधीश पद का निर्माण किया। पद का क्या किया बेटा? निर्माण किया। क्लियर है? जस्ट लाइक डीएम, बट वो ओनली अपॉइंट होता था स्टार्टिंग में, और उसका एग्जाम बहुत बाद में होना स्टार्ट हुआ। तो बिल्कुल सही अंकित, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही है। तो एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं। आपका क्लास 4 to 5 ही तो होता है ना। बाकी आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार फीडबैक अच्छा सा दे देना। प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। रिवीजन डेली का डेली करेंगे, क्वेश्चन हम लोग डेली के डेली साथ में करते रहेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको डेली कराता रहूंगा, जैसे आज मैंने बीच में क्वेश्चन कराए, कुछ कुछ ऐसे ही लास्ट में भी किए हैं। तो उसी तरीके से कल भी हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पीडीएफ बेटा इसका क्लास का डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा, विद एनोटेशन मिलता है। रेड कलर का एक डॉट होता है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपके डैशबोर्ड में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।